Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute। आज हम अपने स्पेसिफिक साइंस के अंदर फिफ्थ पार्ट जो है वो लेके आए हैं और इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे। फर्स्ट जो अपना केमिस्ट्री का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद हम इसके ऊपर एमसीक्यूज लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी भी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया ही करनी है दोस्तों, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तभी कुछ बात बनेगी और सिलेक्शन लेने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे, सारा कुछ करेंगे दोस्तों। हमने परमाणविक द्रव्यमान कर लिया था। क्या कर लिया था? परमाणविक द्रव्यमान कर लिया था, या जिसे हम क्या बोला था हमने, परमाणु द्रव्यमान। एक ही बात है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। मैंने आपको कहा था C12 के 1/12वें भाग को और O16 के 1/16वें भाग को क्या कहा जाता है? AMU। क्या कहा जाता है? AMU या फिर U। पहले ये चलता था AMU, आज के टाइम में U चलने लग गया, यूनिफाइड मास। क्या चलने लग गया? यूनिफाइड मास। मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें इससे किस तरह डिफाइन करते हैं। ये जो मास होता है वास्तव में इसका 1/12वां या इसका 1/16वां ये एग्जैक्ट होता है 1.6605 into 10⁻⁻24 AM या फिर U। तो आप इससे डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था हाइड्रोजन का अगर आपको ज्ञात करना हो तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 6736 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। ये इनके C12 के 1/12वें भाग का या O16 के 1/16वें भाग का द्रव्यमान है। ये 1.6605 into 10⁻⁻24। तो आप इससे क्या करेंगे? अगर डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 1.008। तो हम ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान इस्तेमाल करते हैं। द्रव्यमान को फिक्स कैसे किया जाता है कि इतना ही होगा? जैसे कि मान लिया 17Cl35 है, 17Cl37 है। ये जो है वो क्लोरीन के समस्थानिक है, क्लोरीन के समस्थानिक है। तो समस्थानिक की उपस्थिति में, समस्थानिक की उपस्थिति में परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात होता है? उस समय हम औसत द्रव्यमान लिखेंगे। कौन सा द्रव्यमान लिखेंगे? औसत द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? औसत द्रव्यमान। औसत द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? औसत द्रव्यमान के लिए जैसे कि आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकी प्रकृति में मात्रा कितनी उपस्थित है, प्रकृति में मात्रा कितनी उपस्थित है। जैसे कि 17Cl35 है तो इसकी मात्रा है लगभग इस प्रकृति में 75%। कितनी है? 75%। और 17Cl37 की है लगभग 25%। कितनी है? 25%। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, मल्टीप्लाई करके और फिर क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज है तो 100 से वापस डिवाइड करना पड़ेगा। तो 35 गुणा 75 प्लस में 37 गुणा 25 और 100 तो वापस आ ही जाना है। ठीक है, औसत द्रव्यमान है। तो 35 को 75 से करेंगे हम, फोन का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर सीधा करते हैं। 75 35 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, 5 2 3 2 5 6 और 1 7 2 26 25 इनका आएगा 26 25 और प्लस में 25 25 25 के 150 75 175 का 5 हासिल है 17 और 75 और 17 75 और 17 75 और 17 92 75 और 17 92। ठीक है, 85 हाँ ये 100 ऐड करो। 5 और 5 10, 2 4 और 1 5, 9 और 6 और 1 17 और 2 और 1 3, 37.5। तो क्लोरीन का द्रव्यमान कितना किया जाता है? 37.5 किया जाता है। आपको इस तरह मालूम होना चाहिए एग्जैक्ट। इस तरह परमाणु अगर उप समस्थानिक हो तो उनके उपस्थिति में परमाणु द्रव्यमान इस तरह किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब देखते हैं हम रासायनिक सूत्र। क्या देखते हैं? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र यानी कि यह बताएंगे आपको कि एक अणु में कोई पदार्थ है, उसका जो एक छोटी से छोटी इकाई है जिसमें उसके सारे गुण हैं, उसके अंदर वास्तव में कौन से परमाणु है, कौन से परमाणु नहीं है। जैसे कि हमने बात की नमक की, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या सूत्र होता है इसका? NaCl होता है। बना कैसे? बना ये कि भी अन्य जो है, हमने कहा था इसकी वैलेंसी होती है +1 क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्थायी होना है, और क्लोरीन इसकी वैलेंसी -1 क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है और क्या करना है? स्थायी होना है। तो इसको यहां लिखा जाता है और इसको यहां लिखा जाता है। तो क्या बन गया? NaCl। ठीक है। दूसरा ये भी हम कहेंगे कि सोडियम, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो सोडियम का एक ही परमाणु से ले लेगा, इनफ है। जैसे कि MgCl है, Mg की वैलेंसी +2 और Cl की वैलेंसी -1, ये इसके पेरों में, ये इसके पेरों में। तो MgCl2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Mg जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो क्रॉस वाला है ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी एग्जैक्ट तो यही है कि ये क्लोरीन के मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के पास है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 7 है इसके पास, और ये क्लोरीन नीचे वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कितने हैं? 7 है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 क्लोरीन चाहिए। ठीक है, ये इसलिए इसका सूत्र लिखा जाता है। जैसे कि सोडियम है +1 और HCO3 माइनस है, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कि सोडियम सल्फेट है +SO4 -2 Na2SO4, इस तरह आ गया। जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर की वैलेंसी +2 और सल्फेट की -2, तो अब ये दोनों सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको ऐसे लिखो, ऐसे SO4। जैसे कि सोडियम के साथ है OH है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल, तो आप क्या लिखो? NaOH। अगर इसके अलावा आप ऐसे ऐसे आपने किया Mg और +2 और OH -1, अब इसका मतलब ये है कि OH भी आपको यहाँ 2 चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस। अगर आपने ऐसे लिखा MgOH2 तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि हाइड्रोजन 2 है, जबकि ये कह रहा है कि OH 2 है, हाइड्रोक्साइड आयन 2 है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहां से आते हैं रासायनिक सूत्र, 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, एक तो मूलानुपाती सूत्र, एक तो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र के साथ हो गया कौन सा? आणविक सूत्र। कौन सा सूत्र हो गया? आणविक सूत्र। कौन सा? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र का मतलब एग्जैक्ट नंबर जो है अणु के अंदर, अणु के अंदर, अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, यहां दर्शाई जाती है। जबकि यहां अणु में परमाणुओं की संख्या जो होती है उसका अनुपात दिखाया जाता है, सरल अनुपात। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या का सरल अनुपात। कौन सा अनुपात है? सरल अनुपात यहां दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम बात करें C6H12O6 की बात करें, तो यहाँ ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला है। बात आएगी बता देता हूं, तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। और फ्रक्टोज में कौन सा होता है? फ्रक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। इसलिए बताया क्योंकि यही फॉर्मूला ग्लूकोज का, यही फॉर्मूला किसका है? फ्रुक्टोज का। ये किसका है? ग्लूकोज का है। यही किसका है? फ्रक्टोज का है। तो फर्क क्या है? फर्क मैं आपको बता चुका हूं क्या है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे में कीटोन ग्रुप। ठीक है, C12H20, C12H22O11। चलो इसको तो नहीं लिखते क्योंकि इसको
एक सिंपल सरल अनुपात में लिखना मुश्किल हो जाएगा इसको, तो हम इजी एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि C6H6 क्या ये बेंजीन है, जैसे कि C2H2 क्या है ये एथाइन, एथाइन एथाइन एल्काइन श्रेणी का ये एथाइन। तो इनका मोलानुपाती सूत्र कैसे लिखेंगे? कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 से कैंसिल हो रहे हैं, तो CH2O, C का 1 आया, हाइड्रोजन का 2 आया, O का 1 आया, दोनों 6 6 हैं तो अनुपात कैंसिल हो गया, तो C1H1 यानी CH, सेम इसका ही CH। तो आप मूलानुपाती सूत्र और रासायनिक जो आणविक सूत्र है उस दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने पर हमें मिलती है मोल संकल्पना। क्या मिलती है? मोल संकल्पना, जो कि कोर है इस टॉपिक का पूरे का। मोल संकल्पना, मोल संकल्पना क्या है? बहुत ज्यादा इसको पजल करके बताया जाता है या इसको पजल समझा जाता है कि बहुत मुश्किल है, जबकि मोल संकल्पना उतनी ही आसान है जितनी आप इसको मुश्किल समझ रहे हैं। मोल संकल्पना यानी पहली बात तो यह है पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट है। पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट क्या है? मोल। मोल पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है। मोल वास्तव में है क्या? मोल वास्तव में यह पदार्थ में जो कणों की संख्या है उसके ऊपर निर्धारित की जाती है। जैसे कि दर्जन है, जैसे कि क्या है? दर्जन है, समझने के लिए दर्जन है। अब दर्जन के अंदर कितने होंगे? 12 होंगे। भाई हम जाके किसी को कहेंगे 2 दर्जन केले दे दो, एक दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24 केले दे देगा। वैसे मोल के अनुसार मोल भी ऐसी कहानी है, अगर 1 मोल केले मांगेंगे, 1 मोल क्या मांगेंगे? केले मांगेंगे, तो वह कितना देगा? 6.022 into 10⁻23, यानी कणों की संख्या। ये परमाणुओं की संख्या भी हो सकती है, अगर परमाणुओं की बात की जा रही है तो अगर उसने कहा कितने परमाणु दो तो वो इतने परमाणु देगा, अगर उसने कहा इतने अणु दो तो वो इतने अणु देगा, अगर इतने टेबल मांग ली तो इतने टेबल देगा, अगर इतने उसने बोर्ड मांग ली तो बोर्ड देगा, इतने स्टूडेंट मांग ली तो स्टूडेंट देगा। तो ये वास्तव में परमाणु और अणुओं की संख्या है, पदार्थ की मात्रा है। क्या है? पदार्थ की मात्रा। अगर किसी पदार्थ के में 6.022 into 10⁻23 उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे? उसकी 1 मोल मात्रा होगी। क्या होगी? 1 मोल मात्रा। जैसे कि मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन की आपको 1 मोल मात्रा बतानी है, तो हाइड्रोजन की 1 मोल मात्रा कितनी होगी? कि उसमें H परमाणु होने चाहिए। क्या होना चाहिए? H परमाणु होने चाहिए। कितने? 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ठीक है। अगर ये कह दिया कि H2 का 1 मोल होना चाहिए, H2 का 1 मोल होना चाहिए, तो 6.022 into 10⁻23 क्या होंगे? H2 के अणु हैं, H2 है वहां इतने। अगर H2 इतने हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? एक में कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। H2 कितने? इतने हैं, तो 2 गुणा 6.022 2 गुणा 10 की घात 23, इतने क्या होंगे? H के परमाणु, इतने H होंगे। H के परमाणु कह दो, H कह दो। H2 मतलब हमने आपने कहा इतने H2 है, 1 मोल H2, तो इतने H2 मिलेंगे आपको। और एक में कितने H है? 2, तो इतने में H2 में कितने H हो जाएंगे? 2 से गुणा करते, सीधी सी बात। 2 मोल CH4, 2 मोल CH4 कितना होगा? कि 2 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23 CH4 होंगे। इतने CH4 होंगे। ये अगर इतने CH4 है तो कुल H कितने होंगे? कुल H, एक में कितने H है? 4H, तो 4 से गुणा कर दो। पूछ ले कि कुल है कार्बन, तो इतने क्या होंगे? कार्बन होंगे। 2 मोल है तो ये कार्बन होंगे। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। ऐसे कह दिया कि 5 मोल H2 है, तो 5 मोल H2 में हाइड्रोजन की कितनी संख्या होगी? तो 5 मोल H2 में पहले तो
कुल देखो H2O के कितने कण है, H2O के 5 मोल है, एक मोल में 6.02 × 10⁻23 होते हैं, तो 5 में हो गए इतने, और एक में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो इतने कणों में 2 से गुणा कर। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया हो इतनी बात कि मोल को कणों की संख्या के साथ कैसे रिलेट किया जाता है। कोई खास नोट्स वाली बनाने वाली बात नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूं आप उसको ऐसे लिख सकते हैं दर्जन की तरह, यही होगा बस ऐसे कैसे। ये तो हो गया पदार्थ की कणों के साथ, कणों की संख्या के साथ संबंध। अब हम देखते हैं कि जैसे पदार्थ की मात्रा के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है। जैसे ऐसे कह दिया कि अभी हमने कहा था 5 मोल H2O में कितने ग्राम होंगे, कितने ग्राम होंगे, कितने ग्राम, ठीक है। 5 मोल से समझने से पहले हम चलते हैं पहले 1 मोल पे, 1 मोल H2O में ग्राम, 1 मोल H2O में ग्राम, 1 मोल H2O में कितने ग्राम होंगे। तो इसके लिए पहले आप हाइड्रोजन H2O का क्या ज्ञात करो, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, आणविक द्रव्यमान। वही परमाणु का द्रव्यमान है, और वही आणविक द्रव्यमान है। कैसे कि परमाणु का द्रव्यमान तो एक परमाणु के ऊपर ले लिया जाएगा, और वही परमाणु को लिख के अणु का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान, यानी मोलिकुलर मास। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना, एक है, कितने हाइड्रोजन, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस में एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो 2 एकम 2 और 16 18 हो गया। अब 18 यू लगा दिया, अगर आपने कह दिया 18 यू, यू यानी यूनिफाइड मास, स्टार्टिंग में अभी हमने किया था इसीलिए मैंने वो थोड़ा आपको दोबारा बताया। तो ये तो हो गया इसका मोलिकुलर मास। कौन सा मास है, मोलिकुलर मास। और अगर आपने 18 ग्राम लगा दिया तो ये है 1 मोल H2O का मास, 1 मोल H2O का द्रव्यमान या मास। 18 ग्राम H2O, क्या इसको क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, क्या बोलेंगे इसको, मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। क्या सभी का मोलर द्रव्यमान समान है क्या, नहीं, जरूरी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अगर इसने कह दिया कि आप 2 मोल CO2 का द्रव्यमान बताइए, 2 मोल CO2 का द्रव्यमान बताइए, तो 2 मोल में कण इतने होंगे, 2 मोल H2O आ गए, 2 मोल में कण कितने होंगे, इतने होंगे। 2 मोल H2O हो चाहे 2 मोल CO2 हो, कणों की संख्या उतनी होगी, कणों की संख्या उतनी होगी, अणुओं की संख्या, अणु के चल रहे हैं ना बात, तो अणु उतने ही होंगे। परमाणु के लिए तो यहाँ 3 परमाणु, एक में यहाँ भी 3 परमाणु है, तो परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। अलग हो गए तो अलग हो जाएंगे। 2 मोल अगर CH4 हुआ, मेथेन हुआ, तो 2 मोल CH4 मेथेन में भी कण तो इतने ही होंगे, लेकिन परमाणु पूछ ले तो 4 और 5, तो 5 से और गुणा कर दो। इसी तरह 2 मोल CO2 का द्रव्यमान पूछ लिया, तो यानी कणों की संख्या समान है, द्रव्यमान की तो बात नहीं कर रहा, मोल द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा, मोल इतना ऊपर ऊपर से पर्सन नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। CO2 की बात चल रही है, तो CO2 एक कार्बन का वजन कितना, 12, ऑक्सीजन का वजन कितना, एक का 16, 2 का 32, 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44। तो 44 ग्राम लगा दिया, तो यानी 44 ग्राम CO2 के 1 मोल का वजन है, 1 मोल का द्रव्यमान है, CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम लगाते हैं। 5 मोल H2O का, 1 मोल H2O का कितना है, 18 है, तो 5 का कितना हो गया, 90 ग्राम लगा दिया, 5 मोल H2O। कणों की संख्या जो है वो यहाँ आप सही एक बराबर कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ये कह दिया कि भाई 1 मोल H2O है, 1 मोल CO2 है, क्या दोनों का द्रव्यमान सेम हो गया, नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। इसका 1 मोल H2O का 18 ग्राम है, जबकि CO2 का 1 मोल कितना ग्राम है, 44 ग्राम है। कैसे मालूम चला, हाँ, कण कितने होंगे, H2O जो है वो भी 6.022 × 10⁻23 हो गए एक में, 1 मोल में, और CO2 भी कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23 होगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान से मोल ज्ञात करना, द्रव्यमान से मोल ज्ञात करना। अब ऐसे कह दिया कि 90 ग्राम क्या है H2O, 90 ग्राम क्या है H2O, क्या बताइए, मोल संख्या बताइए, क्या बताइए, मोल संख्या बताइए, कितने मोल है।
तो ये तो 90 ग्राम H2O का वेट दे दिया, कुल 90 ग्राम। हमें 1 मोल H2O में कितना वजन होता है वो पता कर लेते हैं, फिर भाग देते हैं 1 मोल H2O में। यानी वही बात है कि कुल आपके पास कितने H2O है, आपके पास कुल 90 लीटर H2O है, पानी है 90 लीटर, एग्जांपल के तौर पे 90 लीटर क्या है, पानी है। और एक एक जो आपके पास टंकी है, उस टंकी में कितना पानी आ सकता है, 18 लीटर आ सकता है। कितना आ सकता है, 18 लीटर आ सकता है। तो कितनी टंकी चाहिए, 5 टंकी चाहिए। 90 पे 18 का भाग दे देंगे, कितनी टंकी चाहिए, 5 टंकी चाहिए। 5 टंकी आएगा। लेकिन हमें ये तो पता चले ना कि एक टंकी में कितना आ सकता है, 1 मोल में कितना आ सकता है। तो पहले 1 मोल H2O का फाइंड करो, हाइड्रोजन का 1, कुल 2 और प्लस में ऑक्सीजन का 16 बराबर 18, और कुल मास कितना दे रखा है 90 और बराबर बटे में 18, कितने मोल होंगे, सॉरी 5 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 5 मोल। किसी के भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि ऐसे आ गया 160 ग्राम NaOH है, 160 ग्राम NaOH है, क्या बताओ, मोल बताओ। तो पहले एक हम क्या करते हैं, एक जो मोल है, 1 मोल NaOH उसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, 1 मोल NaOH का द्रव्यमान। 1 मोल NaOH का ज्ञात करेंगे तो सोडियम का देखो कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, और प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये हो गया 40 ग्राम लगा दिया, तो ये बन गया मोलर द्रव्यमान। कैसा, कौन सा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। 1 मोल का द्रव्यमान 40 ग्राम है, और कुल कितना दे रखा है 160, 160 पे 40 का भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 4 मोल। कितने होंगे, 4 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 4 मोल होंगे। तो यहां से एक तरह से सूत्र दिया जा सकता है, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान, बटे में मोलर द्रव्यमान, और बराबर में मोल संख्या। समझ पाए होंगे कुछ, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखो, कणों की संख्या दे रखी हो, क्या दे रखी हो, कणों की संख्या। जैसे कि किसी ने ऐसे कह दिया कि 3 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 कण है, तो मोल बताइए। ये वाली संख्या है, कितनी बार है, 3 बार है, तो कितने आ गए, 3 मोल आ गए। कितने मोल हो गए, 3 मोल। अच्छा, कई बार वो पहले से गुणा दे सकता है आपको, पहले से क्या कर सकता है, गुणा दे सकता है। जैसे क्या दे सकता है कि उसने कह दिया कि O2 के 18.066 गुणा 10 की घात 23 अणु उपस्थित है, अणु उपस्थित है। मोल संख्या बताइए, उपस्थित है, क्या बताइए, मोल संख्या, क्या बताइए, मोल संख्या बताइए। मोल संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर भाग दे देंगे इसका 6.022 10⁻23 का 18.066 गुणा 10 की घात 23 बटे में 6.022 गुणा 10 की घात 23, 3 मोल। समझ गए कैसे करना होगा। तो ये जो संख्या है इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या। कौन सी संख्या, आवोगाद्रो संख्या। इस आवोगाद्रो संख्या को Na से लिखा जाता है, तो आप इसकी जगह Na लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ये हो चुकी है मोल संकल्पना, क्या हो चुकी है, मोल संकल्पना हो चुकी है, मोल संकल्पना अपनी कंप्लीट हो चुकी है। मोल संकल्पना के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज हो, गैस से संबंधित है, गैस का आयतन 1 मोल पर कितना होगा, 22.4 लीटर। कितना होगा, 22.4 लीटर। याद रखना, 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। कहां, एसटीपी पर, कहां, एसटीपी पर। एसटीपी का क्या मतलब है, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। और ऐसे एक होता है एनटीपी, मतलब नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। और जबकि ये क्या है, मानक ताप एवं दाब। क्या है, मानक। ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन के अंदर आप ऐड कर दो 273
0.15 इसमें ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 298.15 केल्विन, और ये 273.15 केल्विन हो जाएगा, और 1 atm प्रेशर इसमें हो जाएगा, सामान्य ताप एवं दाब। इस स्थिति के अंदर गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 22.4 लीटर मिलने वाला है। तो अपने लगभग जो है वो मोल संकल्पना हो चुकी है। मोल संकल्पना के ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं अलग अलग टाइप के, अगर आप चाहें तो हम वो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे एमसीक्यूज के अंदर। और देख लेते हैं कि हमारा कोई टॉपिक रह ना गया हो भूलवश, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह जो है वो ना रह गई हो। समस्थानिक कर चुके हैं, आणविक द्रव्यमान कर चुके हैं, इसके अलावा चलो जैसे एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि 56 ग्राम नाइट्रोजन में 56 ग्राम N2 में मोल संख्या बताइए। तो बहुत आसान है दोस्तों, कैसे बताया जाएगा कि पहले N2 का ज्ञात कर लो आप। अच्छा, एक नाइट्रोजन कितना होता है? 7 परमाणु क्रमांक, और 7 दूनी 14 उसको द्रव्यमान हो गया। लेकिन यहाँ तो N2 है, नाइट्रोजन खुद 2 है, तो 2 गुणे 14 बराबर 28 ग्राम। ये आ गया मोलर द्रव्यमान। एक का आ गया तो 56 पर भाग देंगे 28 का, क्या जाएगा 2 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे? 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल है? 2 मोल है नाइट्रोजन के, N2 के। अन्न आता सीधा तो बदल जाता। अगर सीधा ऐसे पूछता है कि अन्न के कितने मोल है, अगर 56 ग्राम अन्न है तो 56 ग्राम अन्न में कितना का भाग लगता है? 14 का भाग लगता है। 14 चौके 56, 4 मोल बनता है। तो एक बदल देने से इससे तरह गड़बड़ हो सकती है। 22 ग्राम CO2 का एसटीपी पर आयतन, 22 ग्राम CO2 का एसटीपी पर आयतन। बाईस ग्राम CO2, इसका मतलब CO2 है कितनी, पहले तो ये बताते हैं। 22 ग्राम CO2 है। CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो आप। कार्बन का कितना होगा? 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 32 में 44, 44 ग्राम। 44 ग्राम में मतलब 1 मोल है। 44 ग्राम में कितने मोल है? 1 मोल। जबकि वहां तो कितने 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम में कितने मोल होंगे? ऑब्वियसली सी बात है, डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1/2, यानी आधा मोल आ गया। क्या मोल आ गया? आधा मोल। 1 मोल अगर कोई गैस है तो उसका आयतन कितना है? 22.4, वो भी किस पर? एसटीपी पर। उसने भी एसटीपी पर पूछा है। अगर 1 मोल है तो उसका क्या होगा? 22.4, जबकि तो आधा मोल है तो 22.4 पे क्या कर दो? 2 का भाग दे दो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 लीटर। कितना होगा? 11.2 लीटर होगा। तो बड़े बड़े तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, जो लेसन है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप इसके अलावा यहाँ थोड़ा आप कुछ रैंडम जो परमाणु के प्रतीक है, जो परमाणु के प्रतीक हैं, इन परमाणु के प्रतीक को आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये हमने पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये अवधारणा बर्जीलियस की है। किसकी है? बर्जीलियस की अवधारणा है ये। यहाँ तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ खास ध्यान रख लेना। जैसे कि टंगस्टन का क्या प्रतीक होता है? टंगस्टन का क्या प्रतीक होता है? डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू होता है। सोने का क्या होता है? सोने का एयू होता है। क्या होता है? एयू। मरकरी का क्या होता है? मरकरी का Hg होता है। चांदी का क्या होता है? चांदी का Ag होता है। ठीक है। इस तरह वाले जो अलग है, जैसे सोडियम का Na है, पोटेशियम का K है, इस तरह जो अलग है आप उनका ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अपना पहला जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब कुछ हल्की फुल्की आप कह सकते हो ऑनलाइन टाइप जो है वो हम वहां करेंगे जहां एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास जो है वो काफी छोटी रही है। हाँ, एक टॉपिक दोस्तों इसमें और बच जाता है, उस टॉपिक को भी हम कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक को मेरे ध्यान में आया है, वो टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक कौन सा होता है? जैसे कि मान लिया A प्लस बी मिलके C बना दे, A प्लस बी मिलके C बना दे। 15 ग्राम A का चाहिए, 20 ग्राम B का चाहिए, और तब क्या बनता है? C बन जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास B का तो कितना ग्राम है? 40 ग्राम है। लेकिन A का कितना ग्राम है? A का ग्राम है, A जो है वो अपने पास है केवल 10 ग्राम मान लिया, इसको 10 ग्राम चाहिए। ये मान लिया 20 ग्राम ही है। कितने हैं? 20 ग्राम है।
सॉरी 20 ग्राम में तो हमारा एग्जांपल सही नहीं बैठेगा। दूसरी वैल्यू लिखते हैं इसके लिए। जैसे कि मान लिया कि ए के 1 केजी से और बी के 5 केजी से क्या बनता है, सी का सी बनता है, या सी का कितना भी केजी बनता हो वो इस नियम में। अब क्या है, अब बी आपके पास है 10 केजी, कितना है 10 केजी, कितना है 10 केजी है। अब वी 10 केजी है तो हम कहेंगे कि सी और ज्यादा बनेगा, सी और ज्यादा बनेगा, लेकिन वास्तव में ए की मात्रा आपके पास 1.5 केजी है। 5 केजी बी हो तो ए क्या चाहिए 1 केजी, ये 10 केजी होगा तो ये कितना चाहिए 2 केजी चाहिए, कितना चाहिए 2 केजी, लेकिन वास्तव में आपके पास कितना है 1.5 केजी, कितना है 1.5 केजी है। यानी ए की मात्रा कम रहेगी, ए की मात्रा क्या रहेगी कम, कम होगी मात्रा, ए की मात्रा क्या होगी कम मात्रा होगी। कम मात्रा होने की वजह से उत्पाद कम बना, उत्पाद क्या बना कम बना। बी का कोई रोल रहा क्या, हम कह सकते हैं सर मात्रा निर्धारक में नहीं रहा, क्योंकि ए की मात्रा कम थी, इस वजह से प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस पर डिपेंड कर रहा है ए पर, किस वजह से इसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम हो और उसकी वजह से उत्पाद की मात्रा निर्धारित की जाए, उस पर उसका प्रभाव पड़े, उसी क्या बोलते हैं हम सीमांत अभिकारक कहते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम समझे ना तो रोटी सब्जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे रोटियां चाहे आपके पास 100 पड़ी रहे, रोटियां आपके पास है 100 पड़ी रहे, सब्जी जो है ही नहीं तो जिमाऊगा क्या, रोटी पड़ी है बेअंत की, सब्जी को नहीं, सब्जी माड़ी मोटी है 2 जना की 4 जना की तो थे 100 जना जमा दे हुआ है, कौन जमाई जाए, क्यों, क्योंकि सब्जी देखनी पड़ेगी, ठीक है सब्जी 4-5 जना की तो 4-5 जना नहीं जमाई जा सकता। एक मतलब वो है कि सब्जी जी की है, बात सीमांत अभिकारक है, अभिक्रमक है, सीमांत सब्जी जी की है, बाकी है सीमांत अभिकर्मक है। तो वह अभिकर्मक है, वह अभिकर्मक जो कम मात्रा के कारण उत्पाद की मात्रा को प्रभावित करता है, उत्पाद की मात्रा को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, उसे क्या कहेंगे सीमांत अभिकारक कहेंगे, क्या कहेंगे सीमांत अभिकर्मक या अभिकारक कहेंगे। समझ आ गई बात। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया रोटी और सब्जी का, किसका रोटी और सब्जी का। स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है कि हाइड्रोजन होगी कि नाइट्रोजन होगी, ऐसे कोई एग्जांपल नहीं है। जिसकी मात्रा कम है ना प्रैक्टिकली, जिसकी मात्रा कम है वही क्या होगा सीमांत अभिकर्मक होगा, क्या होगा सीमांत अभिकर्मक। ठीक है टॉपिक दे लेते हैं कोई अगर रहा है तो। कोई टॉपिक नहीं रहा दोस्तों, अपना जो ऑलमोस्ट है वो कंप्लीट है। आप एक छोटा सा रस समीकरण मिति भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं रस समीकरण मिति, रस समीकरण, रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति क्या होती है, रस समीकरण मिति होती है कि जैसे कि आपने रिएक्शन लिखी H2 + O2 चेंज इनटू 2H2, तो हम क्या कहेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन के, किसके 2 मोल हाइड्रोजन के, किसके हाइड्रोजन के, 1 मोल, एक लिखा ना यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल एक मानेंगे 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, और क्या बना रहे हैं 2 मोल H2O के बना रहे हैं। तो ये जो आगे गुणांक लगे हैं ये वाले, ये गुणांक का संबंध ही रस समीकरण मिति कहलाता है, गुणांक का संबंध ही रस समीकरण मिति कहलाता है। अभिकर्मक तथा उत्पाद की मात्रा के मध्य गुणांकों का संबंध, गुणांकों का संबंध क्या कहलाता है रस समीकरण मिति कहलाता है, क्या कहलाता है रस समीकरण मिति कहलाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो, ये गुणा में बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो लगाते हैं ना वही क्या होती है रस समीकरण मिति, स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया पढ़ेंगे, बढ़िया मन लगा के पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।